हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी की। एसएसटी के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्षेत्र क्या दोस्तों, क्षेत्र एक ही बात होता है। तो दोस्तों आज हम यानी अर्थशास्त्र की बात करते हैं और हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये सभी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि जो हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षा है वो यानी 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। कब से दोस्तों? 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। और दोस्तों 16 फरवरी को मद्देनजर रखते हुए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। दोस्तों 16 फरवरी को मद्देनजर रखते हुए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है, जिसमें दोस्तों हमारा क्लास यानी जिसमें हमारी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान और एसएसटी आज की इस वीडियो की बात करेंगे इसमें। और दोस्तों चैप्टर नंबर 2 होगा कौन सा दोस्तों, ध्यान रखना ये अर्थशास्त्र वाला पोर्शन है हमारा दोस्तों। अर्थशास्त्र वाला पोर्शन जिसे हम अर्थशास्त्र वाला पोर्शन होगा जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करेंगे। किसकी दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। यानी दोस्तों मैं सभी वे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। यानी 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। यानी आप सभी ये बात जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। यानी हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में है या दोस्तों कक्षा 9th और कक्षा 11th में है तो 11 में है तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा के रखें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों आप उनका इस वाली बोर्ड परीक्षा में या आने वाली अगली बोर्ड परीक्षा में आप सभी इन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों यानी अब एक चीज़ और देख लेंगे, टारगेट 3 मार्च 2023 70 नंबर पक्के गारंटी से। यानी दोस्तों यानी जो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो दोस्तों आपके गारंटी से 70 नंबर पक्के हो जाएंगे, जिसमें हमारा यानी भारतीय यानी इसमें सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि दोस्तों मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप सभी और पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन यानी क्या कह रहा है दोस्तों, उसने पहला क्वेश्चन में कही है कि भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ने के 2 कारणों का उल्लेख करें। दोस्तों जो भारत में तृतीय क्षेत्र है यानी जिसे तृतीय क्षेत्र है इसका महत्व बढ़ने के कोई 2 कारणों का उल्लेख करें। तो दोस्तों 2014, 16 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ने के कोई 2 कारणों का उल्लेख करो। 2014, 16 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों सकल घरेलू उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है। यानी सकल घरेलू उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है। सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योग ही तेजी से घटा है। यानी दोस्तों ध्यान रखना कि अगर सकल घरेलू उत्पादन जिसे हम दोस्तों जीडीपी बोलते हैं में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, जो हमारी जीडीपी होती है दोस्तों उसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या है, योगदान बढ़ रहा है। यानी बढ़ रहा है। सकल घरेलू उत्पादन के प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तेजी से घट रहा है। और सकल घरेलू यानी जीडीपी में जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, जो जीडीपी में जो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रक होता है उसका योगदान तेजी से क्या हो रहा है, उसका योगदान तेजी से घट रहा है दोस्तों, उसका योगदान तेजी से घट रहा है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीमी गति से बढ़ रहा है, जो दूसरा क्षेत्र है उसका योगदान धीमी गति से बढ़ रहा है, जबकि तृतीय क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ा है। तृतीय क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ा है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं कहा गया था, इसमें कहा गया था जो हमारा सकल घरेलू जीडीपी है उसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, जहां सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तेजी से घटा है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीमी गति से बढ़ा है, जबकि तृतीय क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ा है। यानी जो तृतीय क्षेत्र है उसमें क्या योगदान तेजी से बढ़ा है। अब दोस्तों देखते हैं रोजगार, जो दोस्तों हमारे रोजगार की बात करते हैं, रोजगार में तृतीय क्षेत्र का प्रतिशत भी बढ़ा है। जो रोजगार होता है उसमें तृतीय क्षेत्र का क्या, उसमें तृतीय क्षेत्र का प्रतिशत भी बढ़ा है। तो दोस्तों ध्यान रखना रोजगार में तृतीय क्षेत्र का प्रतिशत भी बढ़ा है। यद्यपि रोजगार की दृष्टि से तृतीय क्षेत्र का प्रतिशत योगदान बहुत अधिक नहीं है, इसमें वृद्धि हुई है। यानी दोस्तों अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो तृतीय क्षेत्र का प्रतिशत योगदान बहुत अधिक है। रोजगार की दृष्टि से तृतीय क्षेत्र का प्रतिशत योगदान बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, इसमें वृद्धि हुई है।
तो दोस्तों ध्यान रखना, तृतीय क्षेत्र का प्रतिशत योगदान ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वृद्धि सहसा वृद्धि होती जा रही है। दोस्तों मैंने आपको दोनों कारण लिखा दिया। अब दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, यानी जो अर्थव्यवस्था का जो सेकंड क्षेत्र है दोस्तों, उससे क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो दोस्तों द्वितीयक वर्ग में कुछ ऐसे सेवा प्रदंत आते हैं, जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसमें कुछ ऐसे सेवा प्रदंत आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करते हैं। यानी दोस्तों उसने क्वेश्चन पूछा था, 2020 में क्वेश्चन आया है कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। दोस्तों जो अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र होता है उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों द्वितीयक वर्ग में कुछ ऐसे सेवा प्रदाता आते हैं, जो द्वितीय क्षेत्र में कुछ ऐसे सेवा प्रदाता आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करते, यानी एकदम बिल्कुल वस्तु के उत्पादन में सहायता नहीं करते, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, प्रशासन व लेखा कर्मियों की सेवाएं इसी वर्ग में आती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा है शिक्षक कौन से वर्ग में आएगा तो दूसरे वर्ग में, डॉक्टर कौन से वर्ग में आएगा दूसरे वर्ग में, धोबी कौन से वर्ग में आएगा दूसरे वर्ग में, नाई कौन से वर्ग में आएगा दूसरे वर्ग में, मोची दूसरे वर्ग में, वकील, प्रशासन व लेखा कर्मियों की सेवाएं भी इसी वर्ग में आती है। कौन से वर्ग में आती है, दूसरे वर्ग में आती है। अब वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि भी महत्वपूर्ण हो गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट हो गया, यानी जो हम साइबर कैफे होता है वो हो गया, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि भी महत्वपूर्ण हो गई है। किस लिए महत्वपूर्ण हो गई है, कि जो द्वितीय क्षेत्र में यानी योगदान के लिए हो गई है। तो दोस्तों आप इसे क्वेश्चन को एक बार और सही तरीके से देख लिए। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, द्वितीय वर्ग में कुछ ऐसे सेवा प्रदाता आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। द्वितीय क्षेत्र में ऐसी चीज आती है जो डायरेक्ट वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, वस्तु के उत्पादन में सहायता नहीं करते, जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, धोबी है, नाई है, मोची है, वकील है, प्रशासन है, लेखा कर्मियों की सेवाएं इसी वर्ग में आती है। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि भी आदि भी महत्वपूर्ण हो गई है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पर। अब दोस्तों देखिए क्या कह रहा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि महात्मा गांधी, प्रश्न नंबर 3, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 के उद्देश्य लिखो। यानी दोस्तों मनरेगा जो था इसका क्या उद्देश्य था इसके बारे में लिखो। तो दोस्तों 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार और देख लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 के उद्देश्य लिखो। क्या इसके उद्देश्य लिखो। तो दोस्तों यानी केंद्र सरकार ने 2005 में, यानी दोस्तों जो केंद्र सरकार ने 2005 में देश के चयनित 200 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी दोस्तों जो हमारी केंद्र सरकार होती है उसने 2005 में देश के चयनित 200 जिलों में के ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया। जो काम का अधिकार होता है उसे लागू करने के लिए एक अधिनियम बनाया। क्या, एक कानून बनाया। इस कानून को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इसे कानून को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम कहते हैं। इसे बनाने का उद्देश्य लोगों को काम देना था। यानी इसे बनाने का उद्देश्य क्या था, इसे बनाने का उद्देश्य दोस्तों लोगों को काम देना था। जिससे काम की आवश्यकता है, सरकार एक वर्ष में 100 दिन का काम देती है। यानी इस अधिनियम से क्या होगा, इस अधिनियम से यानी लोगों को काम देने की यानी काम देती थी, और जिसे काम की आवश्यकता है, इसमें सरकार एक वर्ष में 100 दिन का काम देती थी। इस कानून को वर्तमान में देश के सभी जिलों में लागू कर रखा है। यानी जो ये कानून है, ये इस कानून क्या कर रखा, इस कानून को वर्तमान में देश के सभी जिलों में लागू कर रखा है। इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया था। क्या कर दिया था, मनरेगा कर दिया गया था। दोस्तों एक बार और इस क्वेश्चन को देखेंगे। वो पूछ रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 के उद्देश्य लिखो। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 2005 में देश के चयनित 200 जिलों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार लागू करने के लिए, यानी दोस्तों केंद्र सरकार ने 2005 में देश के चयनित 200 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया।
इस कानून को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। ठीक है, बना लिया। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। इसे बनाने का उद्देश्य लोगों को काम देना था। इसे बनाने का उद्देश्य लोगों को काम देना है जिसे काम की आवश्यकता है, सरकार 1 वर्ष में 100 दिन का काम देती है। इसमें सरकार क्या करेगी? 1 वर्ष में 100 दिन का काम देती है। दोस्तों, इस कानून को वर्तमान में देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। यानी दोस्तों, देश के हमारे जितने 700 750 जिले हैं उनमें सभी में लागू कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा कर दिया गया है। क्या? मनरेगा नाम इसका कर दिया गया है। अब दोस्तों देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसके 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके बारे में लिखो। तो दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। आर्थिक गतिविधियों के तीनों क्षेत्र के बारे में पूछा। तो दोस्तों, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र देखते हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए एक कपास, डेयरी उत्पादन, दूध, खनिज तथा अयस्क प्राकृतिक उत्पादन है। इससे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, यानी एक बार और देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा? हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष, जो हमारी जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका प्रत्यक्ष उपयोग पर गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। उपयोग पर गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए कपास, डेयरी। उदाहरण के लिए दोस्तों कपास, डेयरी। दोस्तों, जो चीज़ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वे सब कौन सी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है। जैसे दोस्तों, हम कपास दोस्तों हमें यानी जमीन से प्राप्त होती है, तो प्रकृति से। डेयरी दोस्तों, डेयरी उत्पादन, डेयरी का मतलब दोस्तों जो हमारा दूध होता है वो हमारा यानी एक तरह से प्रकृति से तो प्राप्त हो रहा है दोस्तों, एक जीव से तो प्राप्त हो रहा है। डेयरी उत्पादन हो गया यानी जिसे हम दूध कहते हैं। खनिज दोस्तों जो धरती से निकाले जाते हैं, तथा अयस्क और प्राकृतिक उत्पाद है, इसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। इसमें वे गतिविधियां शामिल होती हैं, यानी द्वितीयक क्षेत्र में वे सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जिनके द्वारा प्राकृतिक उत्पादनों को अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी गतिविधियां, यानी ये कौन से क्षेत्र होंगे? द्वितीयक क्षेत्र में होंगे। इसमें वे गतिविधियां शामिल होती हैं जिनके द्वारा प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ वस्तुएं प्राकृतिक द्वारा उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, द्वितीयक क्षेत्र कौन से होंगे? द्वितीयक क्षेत्र, इसमें वे गतिविधियां शामिल हैं जिनके द्वारा प्राकृतिक उत्पादनों को अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। नहीं दोस्तों, जो चीज़ हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है प्राथमिक क्षेत्र, और दोस्तों जो हम प्राथमिक क्षेत्र से दूसरी नई चीज़ बनाते हैं वो कौन से? वो द्वितीयक क्षेत्र में आती है। इसमें वे गतिविधियां शामिल होती हैं जिनके द्वारा प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ वस्तु प्रकृति द्वारा उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है, बल्कि क्या होगी? निर्मित की जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 3। हमारा तीसरा प्रकार है तृतीयक क्षेत्र। यानी तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ आती है? ये गतिविधियां प्राथमिक रूप से द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। यानी जो दोस्तों ये गतिविधियां प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। यानी तृतीयक क्षेत्र में वे सभी गतिविधियां आती हैं जो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र में मदद करती है, के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तु का उत्पादन नहीं करती अपितु वस्तु के उत्पादन में मदद करती है। यानी ये गतिविधियां वस्तु का उत्पादन तो नहीं करती लेकिन वस्तु के उत्पादन में क्या करेगी? मदद करेगी। जैसे परिवहन। दोस्तों अगर आपने मान लीजिए आपने नाज लिया दोस्तों, यानी आपके खेत में नाज हुआ, तो दोस्तों नाज तो प्राथमिक यानी प्राथमिक क्रिया होगी, यानी प्राथमिक क्षेत्र हो गया। नाज को दोस्तों आपने मंडी में ले जाकर बेच दिया दोस्तों, यानी आपने बेच दिया, बेचने के बाद में उन्होंने बिस्कुट वगैरह बनाए थे, यानी द्वितीयक क्षेत्र हो गया। जब नाज से दूसरी चीज़ बनेगी, क्या बिस्कुट वगैरह, आप सभी जानते हैं कि नाज से बिस्कुट वगैरह ही बन जाता है, तो दोस्तों नाज हो गया यानी बिस्कुट वगैरह बन गया। फिर दोस्तों उसे बिस्कुट को बेचने के लिए कहाँ? परिवहन की, भंडारण, यानी परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, भंडार यानी बहुत सारी चीज़ को एक जगह इकट्ठा करने की, और संचार, बैंक सेवाएं भी है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायता करती है, उत्पादन में सहायता करती है। दोस्तों तृतीयक क्षेत्र में वे सभी चीज़ आती हैं जो द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन में सहायता करती है, द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन में सहायता करती है। तो दोस्तों यानी अब हमारा एक क्वेश्चन और है, प्रश्न नंबर 5, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर लिखो। यानी संगठित और असंगठित क्षेत्रों में क्या अंतर होता है उसके बारे में लिखें। 2019 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम संगठित क्षेत्र देखते हैं। संगठित क्षेत्र क्या होते हैं? ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। दोस्तों जो संगठित क्षेत्र होते हैं वे सरकार द्वारा उनका पंजीकरण कराया जाता है। दोस्तों संगठित क्षेत्र का सरकार द्वारा पंजीकृत कराया जाता है। दूसरा,
ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। यानी एक तो दोस्तों जो सरकार द्वारा जिनका पंजीकरण कराया जाता है वो संगठित क्षेत्र कहलाएंगे, और जिनका सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता वो असंगठित क्षेत्र कहलाएंगे, असंगठित क्षेत्र कहलाएंगे। नंबर 2, यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है। यानी दोस्तों अगर संगठित क्षेत्र में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ रोजगार की अवधि नियमित यानी रोजाना होती है, यानी यहाँ रोजगार हमेशा उपलब्ध होगा। असंगठित क्षेत्र में यहाँ रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती, यानी दोस्तों यहाँ कभी भी आपको रोजगार से भगाया जा सकता है, कभी भी आपको रोजगार प्रदान किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ रोजगार की जो अवधि है वो नियमित नहीं होती है। अब तीसरा क्या है, इसमें यानी इसमें सरकारी नियम, इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है। किसमें, यानी संगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन चलेगा, बिल्कुल सरकारी नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है। इसमें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया जाता है, यानी किसमें, असंगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है, जबकि संगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन किया जाता है। नंबर 4, सरकारी संस्थानों जैसे सरकारी सहायता प्राप्त करना संस्थानों तथा बड़ी कंपनियों में काम करना इसके उदाहरण, यानी सरकारी संस्थान सरकारी सहायता प्राप्त सरकार संस्थानों तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है, संगठित क्षेत्र के। इसमें भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, सड़कों पर विक्रय करने वाले श्रमिक तथा कबाड़ उठाने वाले लोग शामिल होते हैं। यानी किसमें, यानी असंगठित क्षेत्र में एक तो इसमें भूमिहीन श्रमिक यानी जिनके पास भूमि नहीं होगी, छोटे किसान यानी जो या भूमि नहीं होगी या जिनके पास थोड़ी बहुत भूमि यानी छोटे किसान होंगे दोस्तों, सड़कों पर विक्रिया करने वाले श्रमिक दोस्तों जो सड़कों पर फेरी करते हैं वे वाले श्रमिक तथा कबाड़ उठाने वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कबाड़ उठाने वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों एक बार और देखेंगे संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, ठीक है, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा यानी मान्यता प्राप्त यानी पंजीकृत होते हैं। नंबर 2, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, यानी दोस्तों जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें रोजगार की अवधि यानी नियमित यानी आपको रोजगार मिलता रहेगा, जबकि यहाँ रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती। नियमित का मतलब यहाँ रोजगार आपकी मिलेगी यानी कभी मिल सकता है कभी नहीं मिल सकता, इस तरह की संभावना होती है। इसमें सरकारी नियम विनियमों का पालन किया जाता है। दोस्तों संगठित क्षेत्र होता है इसमें सरकारी नियमों का क्या जाएगा, सरकारी नियमों का पालन किया जाएगा। दोस्तों असंगठित क्षेत्र इसमें सरकारी नियमों का विनियमों का पालन नहीं किया जाता। दोस्तों सरकारी जो क्षेत्र होते हैं उसमें सरकारी नियमों का और विनियमों का पालन नहीं किया जाता है। अब दोस्तों पर देखते हैं 4, वो कह रहा है कि सरकारी संस्थानों सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना इसके उदाहरण है। अगर आप किसी सरकारी संस्थान जैसे दोस्तों सरकारी स्कूल हो गया, बैंक हो गया, उसमें काम कर रहे हैं, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान जिसे सरकार से सहायता प्राप्त की जाती है उसमें काम कर रहे हैं, तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है दोस्तों, संगठित क्षेत्र के उदाहरण है। ऐसे भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, सड़कों पर विक्रय करने वाले श्रमिक तथा कबाड़ उठाने वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं, असंगठित क्षेत्र में, यानी ये लोग शामिल होते हैं। तो दोस्तों यानी हमारी ये वीडियो थी जिसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित आपको कंप्लीट डिटेल दे दी। एंड दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की वीडियो यानी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों जो भी आपका दोस्त कक्षा 9th 10th 11th और 12th में है दोस्तों उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों वे इस वीडियो को देखकर अपने यानी हम क्या तो अगर वे 9th 10th में होंगे तो 9th में 11th में होंगे तो दोस्तों वे अपने आने वाले टाइम के लिए इन सभी से यानी हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर वो 10th में है तो दोस्तों वे हमारी इन सभी वीडियो को देखकर अपनी 10th की परीक्षा में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये यानी आपको यानी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए दोस्तों मैं चैनल की जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, यानी प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ दोस्तों, जाकर आप सभी वहाँ से वे सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। और दोस्तों हाँ यानी जो ये हमारी वीडियो है जो भी छात्र कक्षा 10 में हो या दोस्तों कक्षा 12 में हो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दे। जो छात्र कक्षा 10 या कक्षा 12 में है उस तक जरूर शेयर कर दे। और दोस्तों हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है और साथ में मॉडल टेस्ट भी सोल्यूशन कराए जा रहे हैं क्या, और साथ में मॉडल टेस्ट भी सोल्यूशन कराए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यानी बहुत बढ़िया साबित होंगे, जो आपकी परीक्षा में 70 में 70 नंबर आपको दिलाएंगे। तो दोस्तों यानी यही थी मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।